हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके बीच लेके आया हूँ चैप्टर मोशन। इस चैप्टर में मैं आपसे कुछ डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस करूँगा। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने आपको डिस्कस किया था कि कैसे कोई वस्तु गति करती है, किस तरह से वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब जाती है तो कैसे हम उसे गति कहते हैं, और उससे रिलेटेड कुछ मैंने उसके बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में आपको बताया था। ठीक है, आज इसमें लास्ट क्लास में मैंने आपको दूरी और विस्थापन के बारे में भी बताया था। तो दूरी क्या होती है? किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। यह एक अदिश राशि है और इसका मात्रक मीटर होता है। जबकि विस्थापन क्या होता है? किसी वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। यह एक सदिश राशि है और विस्थापन का मात्रक मीटर होता है। जैसे कि इस डायग्राम में भी दिखाया गया है कि इस डायग्राम में भी अगर हम बात करें तो इस डायग्राम में देखिए तो किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति ए है और अंतिम स्थिति जो है बी है। तो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की जो न्यूनतम दूरी है उसे हम कहते हैं विस्थापन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये विस्थापन और दूरी में है। अब इन दोनों में कुछ अंतर, जैसे अगर हमने कहा कि किसी बॉल को अगर हम ऊपर की ओर फेंकते हैं, यानी ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर जब हम फेंकते हैं और वो 10 मीटर ऊपर जाती है और 10 मीटर नीचे आती है, तो उसमें कुल कितनी दूरी तय की? तो अगर हम दूरी की बात करें स्टूडेंट्स, तो कुल उसने दूरी तय की 10 + 10 यानी 20 मीटर। लेकिन अगर हम कुल विस्थापन की बात करें तो उसने जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पर जाके रुक गया, तो इस वजह से उसने विस्थापन कितना तय किया? 0 तय किया। ठीक है, सेम चीज़, सेम एग्जांपल मैं सर्कुलर मोशन में, इस मोशन में भी दिखा रहा हूँ कि एक वस्तु है, सर्कुलर पाथ में चलती है और ए पॉइंट से उसने स्टार्ट किया और फिर से वापस वो ए पॉइंट पर पहुंच गई। तो उसने कितनी दूरी तय की? तो सर्कुलर पाथ में जब कोई वस्तु चलती है तो उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की? 2πr। ठीक है, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की? 2πr। लेकिन क्योंकि उसने जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पर जाकर एंड कर दिया, इस वजह से उसमें कुल विस्थापन कितना हो गया? 0। ठीक है, आगे हम चल के नेक्स्ट डेफिनेशंस की कुछ बात करते हैं। ये हमारा दूरी और विस्थापन में कुछ अंतर है। तो दूरी और विस्थापन की बात करें, ये डेफिनेशन एक हो गई। दूरी कैसी राशि है? एक अदिश राशि है और विस्थापन सदिश राशि है। अब जितनी भी अदिश राशियाँ होती हैं वो हमेशा धनात्मक होती हैं और कभी कभी धनात्मक होती हैं और कभी भी जीरो या ऋणात्मक नहीं हो सकती। ठीक है, दूरी जो होगी वो, यानी जितनी भी अदिश राशियाँ होती हैं वो हमेशा कैसी होती हैं? धनात्मक होती है, लेकिन कभी भी जीरो या ऋणात्मक नहीं हो सकती। लेकिन विस्थापन कैसी राशि है? सदिश राशि है और इस वजह से ये धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है और शून्य भी हो सकती है। दूरी जो है वो विस्थापन के बराबर हो सकता है या विस्थापन से अधिक हो सकता है, लेकिन विस्थापन जो है वो दूरी के बराबर होगा या फिर उससे कम होगा। ठीक है, दूरी जो है, विस्थापन जो है कभी भी दूरी से अधिक नहीं हो सकता स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है। ठीक, कुछ इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में कहा गया है, यदि कोई वस्तु अर्धगोलाकार पथ पर चल रही है जिसकी त्रिज्या 10 मीटर है, यदि प्रारंभिक और अंतिम स्थितियाँ ए और बी है, ठीक है, तो वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन और दूरी क्या होगी? तो विस्थापन के लिए हम क्या देखेंगे कि उसकी प्रारंभिक स्थिति क्या है? ए और अंतिम स्थिति क्या है? बी। ठीक है, तो अब इन दोनों के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी उसे हम कहेंगे विस्थापन। ठीक है, तो विस्थापन के बीच की न्यूनतम दूरी क्या हो गई? 10 + 10, यानी आंसर आ जाएगा हमारे पास 20 मीटर। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कि उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, तो दूरी तय करने के लिए हमें क्या देखना होगा कि यहाँ से यहाँ तक उसने कितनी दूरी तय की, यानी अर्धवृत्ताकार परिधि कितनी हुई है। और अर्धवृत्त की परिधि होती है स्टूडेंट्स π/r। ठीक है, तो पाई की वैल्यू अगर हम रख दें 3.14 और इंटू आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 10, तो आ जाएगा आंसर 31.4 मीटर। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया दूरी और विस्थापन की वैल्यू। फिर हम बात करते हैं आगे कि एक समान गति और असमान गति हम किसे कहते हैं। तो एक समान गति हम किसे कहते हैं? यदि कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करे। ठीक है,
यदि कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय कर रही होती है तो उसकी गति को हम एक समान गति कहते हैं। लेकिन यदि कोई वस्तु अलग अलग समय में अलग अलग दूरियां तय कर रही हो तो उसकी गति को हम असमान गति कहते हैं। जैसे कि इसका एक समान गति के दो ग्राफ हैं, इसमें जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे दूरी भी बराबर रेट से बढ़ती जा रही है, तो इस वजह से इस ग्राफ को हम क्या कहते हैं, एक समान गति कहते हैं। वैसे ही इस दूरी समय ग्राफ को जब हम चाल समय ग्राफ में बदलते हैं तो इस तरह से हमें ये ग्राफ दिखाई देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी दूरी समय ग्राफ को जब हम चाल समय ग्राफ में बदलते हैं तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, जिसको अभी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। इस ग्राफ को अभी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे कि कैसे ये ग्राफ हम प्लॉट करते हैं और कैसे ग्राफ हम बनाते हैं इन सारे ग्राफ को। ठीक है, नेक्स्ट है असमान गति। तो असमान गतियाँ जो होती हैं कि यदि कोई वस्तु समान समय में अलग अलग दूरी तय करे। ठीक है, यानी हर पहले 2 सेकंड में वो 10 मीटर दूरी जा रही है, अगले 2 सेकंड में वो 20 मीटर दूरी जा रही है, फिर अगले 2 सेकंड में वो 15 मीटर दूरी जा रही है। तो हर डिफरेंस हम क्या देख रहे हैं कि हर 2 सेकंड बाद उसकी दूरियां क्या हो रही है, वो लगातार चेंज हो रही है। ठीक है, तो इस वजह से उसकी गति कैसी होगी, असमान गति होगी। अब असमान गति के दो प्रारूप होते हैं, एक प्रारूप होता है त्वरण गति और दूसरा मंदन गति, जिसके बारे में मैंने शायद आपको इंट्रोडक्शन में भी डिस्कस किया था। तो त्वरण गति क्या होती है कि अगर उसकी गति लगातार बढ़ती रहे तो उसकी गति को हम कहते हैं त्वरण गति, और मंदन गति हम किसे कहते हैं, अगर उसकी गति लगातार घटती रही है तो उसकी गति को हम कहते हैं मंदन गति। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं चाल। अब चाल की परिभाषा एक तो इसमें लिखी हुई है कि गति के दर के मापन को हम चाल कहते हैं। ठीक है, एक डेफिनेशन स्टूडेंट्स और बनाई जा सकती है इसकी, जो कि फॉर्मूले से मैं बताता हूँ कि अगर हम इस समय को एक करते हैं, ठीक है, समय को अगर हम एक करते हैं तो समय को एक करने को हम बोलते हैं एकांक। किसी भी चीज़ को एक करने पर बटे में तो हम उसे बोलते हैं एकांक। तो एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी को, एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। यह एक अदिश राशि है और इसका मात्रक जो होता है वो मीटर होता है। ठीक है, चाल कैसी राशि है, अदिश राशि है और इसका मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। क्या मात्रक होता है, मीटर पर सेकंड, मीटर नहीं मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, तो ये हमारी चाल की परिभाषा हो गई। फिर चाल की परिभाषा हम किससे बनाई हमने, कि एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी को हम चाल कहते हैं। यह एक अदिश राशि है और इसका मात्रक हम मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, अब चाल भी वैसे ही कई प्रकार के, एक समान चाल, असमान चाल, ठीक है, औसत चाल भी हम कहते हैं। तो औसत चाल हम किसे कहते हैं कि यदि कोई वस्तु लगातार कुछ चाल से जा रहा हो तो हम उसकी एक एवरेज स्पीड निकालते हैं। एवरेज स्पीड हम किस तरह निकालते हैं, जितनी उसने कुल दूरी तय की और जितने इंटरवल टाइम लगाया उसको जब हम डिवाइड कर देते हैं तो इस तरह से हम उसकी औसत चाल को निकालते हैं। यानी औसत चाल बराबर फॉर्मूला होता है हमारे पास कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, औसत चाल हम कैसे निकालते हैं कि यदि कोई वस्तु लगातार टाइम इंटरवल में अपनी चाल को बदल के जा रहा है, ठीक है, कि 2 सेकंड में वो 15 मीटर से गया, फिर अगले 2 सेकंड में फिर कुछ मीटर दूरी तय की उसने, कुछ स्पीड से चला, फिर अगले सेकंड में फिर कुछ स्पीड से चला। तो इस तरह से जब वो दूरियाँ तय करता है और उसकी हम औसत चाल निकालते हैं। तो औसत चाल जो है वो किस तरह से निकालते हैं, जितनी उसने कुल दूरी तय की और जितना उसको कुल समय लगा उसको हम डिवाइड करके औसत चाल ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे पास कि किसी वस्तु की चाल का मापन मीटर पर सेकंड और किलोमीटर प्रति घंटे में हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक मैं छोटी सी ट्रिक बताऊँगा कि जब आपको किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलना होता है, ठीक है, यानी अगर हम बात करें कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, 5/18 मीटर पर सेकंड। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बराबर होता है, यानी 1 किलोमीटर प्रति घंटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, 5/18 मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। ये कैसे आता है, तो हम किलोमीटर की जगह 1000 रख दें और आवर की जगह अगर सेकंड में बदलते हैं तो 3600 रख दें। इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये 5/18 आता है। सॉल्व करते हैं हमें ये
ईजी वे में इसको याद रखना है कि 1 किलोमीटर पर आवर जो होता है वो 5/18 मीटर पर सेकेंड के बराबर होता है। ठीक है, तो इसमें अगर हम कहें कि मीटर पर सेकेंड किसके बराबर होता है, तो 1 मीटर पर सेकेंड जो है बराबर होता है 18/5 किलोमीटर पर आवर के, किलोमीटर पर आवर के। ठीक है, 1 मीटर पर सेकेंड जो होता है 18/5 किलोमीटर पर आवर के बराबर होता है। ठीक है, ये इसमें तो इसमें भी फिर 40 किलोमीटर की दूरी को अगर 5 घंटे में पूरा करती है तो चाल बराबर हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी कितनी है 40, समय कितना है 5, 40/5 किया हमने तो कैंसिल करने पे कितना आ गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको हमें मीटर पर सेकेंड में बदलना है तो 8 × 5/18। ठीक है, तब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18। ठीक है, तो कितना आ गया 20/9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। ठीक, 20/9 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वेग। अब वेग का फॉर्मूला क्या होता है, एक तो परिभाषा लिखी हुई है कि दिशा के साथ चाल के मापन को वेग कहा जाता है, लेकिन अब हम इसके फॉर्मूले से डेफिनेशन बनाएं तो वेग का फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है हमारे पास, विस्थापन बटे समय। ठीक है, तो जब हम समय को एक करते हैं तो उसे हम कहते हैं एकांक, यानी एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन को उस वस्तु का वेग कहते हैं। एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन को उस वस्तु का वेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि है और इसका मात्रक मीटर होता है। ठीक है, यह एक सदिश राशि है और इसका मात्रक मीटर होता है। ठीक है, जैसे चाल में बहुत सारे प्रकार थे वैसे ही वेग में भी प्रकार होते हैं, और औसत इसी प्रकार जैसे समान वेग, असमान वेग और औसत वेग। ठीक है, तो औसत वेग का भी फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, कुल विस्थापन बटे कुल समय। ठीक है, यानी अगर हम किसी वस्तु में कुल विस्थापन निकाल लें और उसे कुल कितना समय लग रहा है तो हम उसको डिवाइड करके कुल विस्थापन को जब हम कुल समय से डिवाइड करते हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, कुल वेग आता है। ठीक है, लेकिन एक तरीका और भी है कि अगर किसी वस्तु के वेग में समान गति से परिवर्तन हो रहा है, जैसे हमने कहा कुछ समय पहले उसका वेग कितना था 20 यू वेग था और कुछ समय बाद वेग जो हो गया वो वी वेग हो गया, यानी प्रारंभिक वेग को हम कहते हैं यू वेग, यू, और अंतिम वेग को हम कहते हैं रिप्रेजेंट करते हैं वी से। ठीक है, तो औसत वेग का एक हमारे पास फॉर्मूला और होता है u + v/2 और मात्रक इसका क्या होता है मीटर पर सेकेंड, और फॉर्मूला वही और राशि कैसी है वैसी ही जैसी एक सदिश राशियाँ होती हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, यदि कोई मोटर कार 20 किलोमीटर की दूरी पहले 1 घंटे में, 40 किलोमीटर की दूरी दूसरे 1 घंटे में और अंत के 30 किलोमीटर की दूरी अंतिम 1 घंटे में पूरी करे तो उसकी औसत चाल क्या होगी। तो औसत चाल बराबर फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी उसने कितनी तय की, पहली 20 किलोमीटर, फिर 40 किलोमीटर और उसके बाद अंतिम 30 किलोमीटर। तो 20 + 40 + 30 यानी कितना हो गया स्टूडेंट्स, 40 और 20 60 और 30 90 किलोमीटर। और समय कितना लगा 1 घंटा, फिर 1 घंटा और लास्ट में फिर से 1 घंटा, यानी टोटल 3 घंटे। तो 90/3 यानी 30 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास चाल और वेग के बारे में। ठीक स्टूडेंट्स, आगे हम इसके बाद नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, सभी लोग अपने घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।